हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है समन्वय, और इसको इंग्लिश से बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं उनको देखेंगे। ठीक, जो इंपॉर्टेंट जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समन्वय का अर्थ, अत्यय, समन्वय का प्रत्यय। ठीक है, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन को जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस पे दिया गया है, प्रबंधन की प्रक्रिया में विभिन्न व्यक्तियों, पारस्परिक संबंधों तथा क्रियाओं में समन्वय होने से प्रभावशीलता बढ़ती है और विद्यालयों के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सुगमता से होती है। ठीक है, तो कौन कौन से लोगों का रोल होता है कि किस पे होता है? व्यक्तियों हो गए, पारस्परिक संबंधों हो गई, तथा क्रियाओं में क्या होता है? समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन होता है, होने से प्रभावशीलता बढ़ती है। ठीक है, तो जो इनके कीवर्ड्स हैं उनको जरूर याद रखिएगा। तो जैसे कि इस पे क्या है, किस पे पहले प्रभावशीलता बढ़ती है, तो व्यक्ति और पारस्परिक संबंधों और क्रियाओं में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जब होगा तो क्या होगा? प्रभावशीलता बढ़ेगी और विद्यालयों के जो लक्ष्य की प्राप्ति होगी वो सुगमता से पूरी होगी। फिर दिया गया है, प्रशासक को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए, उनका सही से इस्तेमाल करना चाहिए, और विद्यालयों की विविध क्रियाओं को एक ही दिशा की ओर उन्मुक्त करना चाहिए। कौन सी दिशा होनी चाहिए? वो पॉजिटिव दिशा होनी चाहिए, नेगेटिव दिशा में नहीं जाना चाहिए। इसलिए समन्वय की प्रक्रिया विद्यालय की कार्यशीलता के लिए आवश्यक है, जिससे विद्यालय के सभी स्रोतों और एवं से शक्तियों का समन्वित रूप से उपयोग हो सके। इसके लिए प्राचार्य को अधिक प्रयास करने होते हैं। प्रशासक के सभी क्षेत्रों में परस्पर समन्वय होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देख लिए मेन होता है हमारा प्राचार्य। वो अगर सबको अच्छे से जो भी उसका वर्क है उस पर फोर्स करेगा, या फिर देखिए फोर्स तो नहीं बोलेंगे, उनको सही से बताएगा, तो फिर वो क्या है, जितने भी टीचर्स होंगे हमारे क्या करेंगे? पॉजिटिव दिशा में स्कूल को लेके जाएंगे। ठीक है, अपने अपना काम जब सब लोग अच्छे से करेंगे तो क्या होगा? स्कूल क्या होगा? बढ़ेगा, गेन होगा, उसका सब नाम होगा। ठीक है, तो इसी में दिया गया है। और मेन होता है इस पे कोऑर्डिनेशन अगर सबका बना होगा तो सारा काम अच्छे से होगा। फिर इसमें दिया गया, इतना ही नहीं बल्कि प्रबंधन के नियोजन, प्लानिंग जो है, व्यवस्था हो जाएगा, प्रशासन है, पर्यवेक्षण है तथा नियंत्रण से पक्षों में भी समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं उस पर सब में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन हो जाएंगे? नियोजन हो जाएगा, व्यवस्था है, प्रशासन है, पर्यवेक्षण है, और नियंत्रण पक्षों में। ठीक है, प्राचार्य को शैक्षिक प्रशासनिक नीतियों, जो नीतियां हैं उसकी अध्यादेशों से, वित्तीय प्रबंधन से आदि क्रियाओं में भी समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन का समन्वय विशिष्ट समस्याओं, परिस्थितियों, उपलब्ध स्रोतों तथा लक्ष्यों पर आधारित होता है, और इसके लिए प्राचार्य को विशिष्ट क्षमताओं, दक्षताओं, कुशलताओं और योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जिससे वह विविध प्रकार के व्यक्तियों एवं समूह में अच्छे संबंध स्थापित कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है, प्राचार्य को विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त राज्य स्तर, जिला स्तर एवं समुदाय के अधिकारियों एवं व्यक्तियों से भी समन्वय स्थापित करना होता है। ठीक है, तो प्राचार्य को किससे कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है? देखिए, शिक्षक और कर्मचारी, जो भी हमारे स्कूल के, विद्यालय के कर्मचारी हैं, उनसे तो बनाना ही होता है, और अतिरिक्त में क्या हो जाएगा? राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और समुदाय के अधिकारियों तथा व्यक्तियों से भी कोऑर्डिनेशन से बनाना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्यालय शिक्षा में समन्वय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन स्कूल एजुकेशन। तो इस पे देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक इस पे पॉइंट दिया गया है वो है शैक्षिक क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन सिंस करिकुलर्स एक्टिविटीज। ठीक, चलिए इस पे देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य शिक्षण अधिगम की व्यवस्था होता है। जो सब लोग जानते हैं कि विद्यालय जाना है तो शिक्षण से अधिगम, जो शिक्षण लर्निंग है, वो काफ़ी मतलब कि उसी पे ज़्यादा फोकस होता है। फिर इसके बाद है, इसके लिए विद्यालय के प्राचार्य को शिक्षकों तथा छात्रों की पारस्परिक क्रियाओं में समन्वय करना होता है। शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत शिक्षण और परीक्षण क्रियाओं
को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण के साथ साथ परीक्षण की क्रिया भी आवश्यक होती है और तथा शैक्षिक क्रियाओं को पूर्ण माना जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख क्रिया विद्यालय की समय तालिका जो टाइम टेबल है बनाने की होती है कि किस टाइम पे कौन सा कार्य करना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, कहाँ कौन सा खेल होना है और वर्ष में क्या क्या करवाना है, ये पूरी चीज़ें। और समय तालिका इस प्रकार बनाई जाए जिससे शिक्षकों को आपस में कोई समस्या या कठिनाई ना हो। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये भी है। और इसके उपरांत शिक्षकों की अनुपस्थिति में अन्य शिक्षकों को कार्यभार संभालना चाहिए। ठीक है, फिर दिया गया है शिक्षकों की अनुपस्थिति में कक्षा का मॉनिटर का भी कक्षा में अनुशासन से बनाए रखने का उत्तरदायी होता है। इतना ही नहीं, प्राचार्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ शिक्षक को विद्यालय में संचालन का कार्यभार संभालना चाहिए। ठीक है, अगर क्लास में टीचर नहीं है तो देखिए पहले तो सब्स्टिट्यूट लग जाता है, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं लगता है तो फिर मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी क्लास को शांत रखे। और फिर क्या दिया गया, देखिए अगर प्राचार्य नहीं होगा तो स्कूल के ही वरिष्ठ टीचर स्कूल को देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन को करिकुलम्स एक्टिविटीज। शैक्षिक क्रियाओं के अतिरिक्त विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जैसे कि खेलकूद, स्काउट गाइडिंग, एनसीसी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाक्य प्रतियोगिता, शैक्षिक पर्यटन, धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्व, विद्यालय स्थापना दिवस, छात्रावास प्रबंधन आदि। अब देखिए इस पे तो ये सारे पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समन्वय इसी से भी होता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे हैं उनका जो हर तरीके का विकास करना पड़ता है। ठीक है, तो उनको खेलकूद भी जरूरी है, स्काउट एंड गाइडिंग भी जरूरी है, एनसीसी अगर स्कूल में है तो वो भी कुछ लोग देखिए ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को ज्वाइन करवा दिया जाता है कि अगर है तो। फिर इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर होना है तो वो भी जरूरी है, वाक्य प्रतियोगिता होगी जिससे कि बच्चे का जो विकास होगा और बढ़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद शैक्षिक पर्यटन, कोई भी विजिट पे जाना जो भी आसपास है या फिर कहीं, जिससे कि बच्चों का कुछ ज्ञान मिले। ठीक है, फिर धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्व, जितने भी पर्व हैं हमारे डेज हैं उनको मनाना। और फिर इसके बाद विद्यालय स्थापना दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कुल मिला के जितनी भी चीज़ें हैं जिससे कि बच्चे का विकास हो वो सारी चीज़ें जरूरी होती हैं एक स्कूल में। फिर इन क्रियाओं का उत्तरदायित्व प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को भी सौंपा जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, कोई डेज होगा या फिर जैसे कि स्काउट एंड गाइडिंग में टीचर्स करेंगे। ठीक है, अलग से टीचर्स भी आते हैं, एनसीसी में भी हो जाता है अलग से टीचर या फिर स्कूल में भी होते हैं। फिर इसके बाद दिया गया इसके लिए शिक्षकों को उनकी इच्छा और योग्यता अनुसार कार्य दिया जाए जिससे वह उन्हें रुचिपूर्ण कर सके। ठीक है, अब देखिए जिनका अगर जैसे कि अब किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको ड्राइंग का दें, ना कि उसको कुछ और दे दे, जिससे कि अगर ड्राइंग का देंगे तो वो अच्छे से मन से करेगा। अब उसको बोल देंगे जाओ एनसीसी ज्वाइन करो और वो करो, तो वो उसका अगर एनसीसी में मन नहीं होगा तो वो कैसे जाएगा। ठीक है, तो मन भी होना चाहिए, जिस पे उसको रुचि हो उसी में ही उसको जाना चाहिए। फिर है कुछ ही शिक्षकों को इस तरह के कार्य वितरण में महत्व न दिया जाए, ऐसा करने से कार्य में प्रभावशीलता नहीं होगी और अन्य शिक्षकों का सहयोग भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसीलिए प्राचार्य को उत्तरदायित्व को सौंपते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उन्हीं छात्रों को सम्मिलित किया जाए जो उनमें अधिक रुचि रखते हैं। ठीक है, तो बात आ गई। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों को अनिवार्य रूप से भाग लेने को ना कहा जाए। ठीक है, तो जिसको रुचि है वही इस पे भाग ले। फिर दिया गया है पाठ्य सामग्री क्रियाओं को जिन शिक्षकों को सौंपा गया है उनका भी यह उत्तरदायित्व होता है कि वह उन समूह के छात्रों में अच्छे संबंध एवं समन्वय करने का प्रयास करें। शिक्षक को सभी छात्रों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। कुछ ही छात्रों को महत्व देने से छात्रों में विरोधी समूह बन जाते हैं और क्रियाओं में समन्वय नहीं रहता। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रजातांत्रिक मूल्यों को महत्व देना चाहिए और इसके लिए प्राचार्य समय समय पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आयोजन का पर्यवेक्षण करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट इस पे दिया गया है और इसमें दिया गया प्रशासनिक क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशंस। इसमें है शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समन्वय के अतिरिक्त प्राचार्य को विद्यालय संचालन में अन्य प्रबंध
के पक्षों के व्यक्तियों के समन्वय करना होता है, जैसे प्रबंध समिति की बैठकों और निर्णयों आदेशों के अनुपालन में समन्वय की इस आवश्यकता होती है। यदि प्राचार्य के प्रबंध समिति में अच्छे संबंध हैं तो प्रबंध समिति जो है क्रियाओं में समन्वय सुगमता से किया जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार प्राचार्य को जिला स्तर तथा राज्य स्तर के शिक्षा विभाग से भी समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुल मिला के हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना ही पड़ेगा, जिससे कि स्कूल पॉजिटिव दिशा में रहे, क्योंकि विद्यालय के संचालन में शिक्षा विभाग के नियमावली तथा अध्यादेशों का अनुपालन करना होता है। वित्तीय अनुदान तथा मान्यता के लिए जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों से भी संपर्क करना होता है। इसीलिए प्राचार्य को शैक्षिक और सहायक क्रियाओं में समन्वय के साथ अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि वह शिक्षा के उच्च अधिकारियों से अपना समन्वय स्थापित करें, तभी विद्यालय का विकास और संचालन सुगमता से हो सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से लाइन्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे फैक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन से समन्वय के कारण। इसमें दिया गया है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, और जो 3 वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इस पे दिया गया है हाँ, विद्यालय के कार्यक्रमों से संबंधित पक्ष और समन्वय के साधन, और विद्यालय का वातावरण से एवं समन्वय की क्षमता। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, पहला जो लाइन है उसको देखते हैं, विद्यालय के कार्यक्रमों से संबंधित पक्ष। अब जैसे कि इस पे शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और छात्र हैं, अभिभावक हैं तथा पाठ्यक्रम हैं। विद्यालय शिक्षा में शिक्षक, छात्रों, अभिभावकों तथा पाठ्यक्रम सभी क्रियाओं में समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देखिए जितने भी इस पे दिए गए हैं, जैसे कि इस पे दिया गया शिक्षक है, छात्र है, अभिभावक हैं और पाठ्यक्रम, जितनी भी क्रियाएं हैं उस पे सबका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, छात्र किससे, शिक्षक से कोऑर्डिनेशन बनाए, और शिक्षक क्या है, छात्र से कोऑर्डिनेशन बनाए। ठीक है, अब शिक्षक अभिभावक से भी कोऑर्डिनेशन बनाए कि उनको पता होना चाहिए कि कौन से पेरेंट किसके हैं। फिर इसके बाद शिक्षक को पाठ्यक्रम से भी कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए कि क्या आपको पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कितने टाइम में ख़त्म करना है, तो ये सब सारी चीज़ें। फिर इस पर दिया गया है समन्वय के साधन। तो इसमें है विद्यालय की क्रियाओं में समन्वय का मुख्य साधन विद्यालय की परंपराएं, नियमावली तथा अध्यादेश होते हैं। विद्यालय शिक्षा की क्रियाओं में समन्वय के लिए प्राचार्य को परंपराओं और नियमों तथा अध्यादेशों का अनुपालन करना होता है, अथवा उनके आधार पर समन्वय किया जा सकता है। प्राचार्य को समन्वय पर नियंत्रण से करने में नियमों, परंपराओं और अध्यादेशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, नियमों, परंपराओं और अध्यादेशों की आवश्यकता होती है किसमें, समन्वय के साधन में। फिर है विद्यालय का वातावरण एवं समन्वय की क्षमता। तो विद्यालय में प्राचार्य एक प्रशासक के रूप में होता है, कार्य करता है, इसीलिए विद्यालयों की क्रियाओं में समन्वय के लिए वह अपने अधिकारों का प्रयोग करता है कि वह निर्णय मैंने विद्यालय के हित में लिया है। ठीक है, विद्यालय के हित में ऐसा ही करना होगा। जहां विद्यालय में समन्वय नहीं हो पाता, उस परिस्थिति में प्राचार्य अपने अधिकारों का प्रयोग करता है और अधिकार से समन्वय करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो खाली हेडिंग आप लोग याद रखें, फिर इसके बाद आप लोग खुद ही लिख सकते हैं इस पर, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन टॉपिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में करेंगे। लास्ट वीक जब बचेगा तब हम लोग खाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।